तो भाई देखो, मैंने एक वीडियो में ये तो बता दिया था कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में चेन्नई की टीम कौन कौन से मेन प्लेयरों को टारगेट करने वाली है, जिससे उनकी टीम और ज्यादा बेहतरीन हो जाए, और ज्यादा जबरदस्त हो जाए, और ज्यादा जिंदाबाद हो जाए। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने जिन जिन प्लेयरों को रिलीज करा है, उन रिलीज प्लेयरों में से चेन्नई की टीम किन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए देख रही है। देखो, मैं पहले ही बता दूं कि ये नाम कोई बहुत बड़े नाम नहीं होने वाले हैं। अगर बड़े नाम होते तो मुंबई उनको रिलीज क्यों करती, लेकिन सेम टाइम पे अगर ये बहुत बड़े नाम नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है कम पैसे में टीम में आ जाएंगे ना। लेकिन भाई नाम भले ही बड़े ना हो, काम इनके बड़े जरूर हो सकते हैं। और चेन्नई की एक बहुत ही कमाल की आदत है कि छोटे नामों को लेती है, लेकिन जब अपनी टीम में शामिल करती है, या फिर जब यही छोटे नाम चेन्नई को छोड़ के कहीं और जाते हैं, तो वो छोटे नहीं रह जाते हैं। ये लोग 20 लाख में उठाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब चेन्नई से जाते हैं तो 10-10 करोड़ के बिक जाते हैं भाई। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डुआन जेनसन का, जो कि है भाई मार्को जेनसन के। मार्को जेनसन को आप जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द मेन बॉलर हैं, या फिर कहें वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन जब बात आती है डुआन जेनसन की, तो इन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी मैच नहीं खेला है, पर उसके बावजूद भी मुंबई इंडियंस ने इनको पिक करा था 20 लाख रुपए में, क्योंकि इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड अभी तक जितनी भी लीग्स खेली थी, वहां पे इनका जो परफॉर्मेंस रहा था अच्छा खासा रहा था। और भाई डुआन जो है वो अपने भाई मार्को की तरह एक काम नहीं करते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कमाल कर लेते हैं। तो भाई चेन्नई देखेगी कि कोई अच्छा ऑलराउंडर टीम में आ जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि भाई इस बंदे पे ज्यादा बिडिंग होगी नहीं, आराम से 20-40 लाख में इसको टीम में शामिल करा जा सकता है। और चेन्नई जो है थोड़ा सा हमने देखा है ऑलराउंडर्स पे कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट करती है। और अब ब्रावो जा चुके हैं, एक वक्त पे एलबी मॉर्कल थे वो जा चुके हैं, फिलहाल पिटोरियस को भी रिलीज कर दिया है। ऐसे में हो सकता है कि जो डुआन जेनसन है उन पे चेन्नई की टीम पैसा खर्च कर सकती है। दूसरा नाम यहां पे आता है इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल टी20 बॉलर का, जो कि हैं क्रिस जॉर्डन, जिनको एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर पिछले सीजन में मुंबई ने 2 करोड़ में शामिल करा था। इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी, 6 मैच खेले थे, 3 विकेट लिए थे, लेकिन भाई एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और भाई तुमको याद होगा, क्रिस जॉर्डन मुंबई से जस्ट पहले जिस टीम के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो कोई और नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स ही थी। और अभी देखो, क्रिस जॉर्डन कोई बहुत शानदार प्लेयर नहीं बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक मेरिट है इनके पास कि ये भी बॉलिंग के साथ साथ अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। बाकी भाई देखो, ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती कि इनका फिलहाल फॉर्म कैसा चल रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर किसी प्लेयर के अंदर थोड़ा भी टैलेंट का कीड़ा छुपा होगा ना, तो एमएस धोनी माहिर है उस टैलेंट के कीड़े को बाहर निकालने में। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है ऑस्ट्रेलियन पेसर रायली मैड्रिड का, जिनको पिछले सीजन में मुंबई ने शामिल करा था पूरे 1 करोड़ रुपए में। और भाई देखो, परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी रही थी, 5 मैच खेले थे, 7 विकेट लिए थे। और बात देखो यहां पे कितने विकेट लिए थे, सिर्फ इसकी नहीं है, इन्होंने पिछले सीजन में अपनी पेस से जो इंप्रेस किया था ना लोगों को, लोगों ने कहा था कि आने वाले वक्त में इन पे और ज्यादा पैसा उड़ाया जा सकता है। और लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए थे जब मुंबई ने इनको रिलीज करा था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुंबई इनको रिलीज करेगी, क्योंकि कोई प्राइस ज्यादा नहीं था कि पैसा बचाने के रिलीज कर रहे हो, मात्र 1 करोड़ में खरीदा था। तो भाई देखो, अब जब रिलीज कर दिया है तो मुझे नहीं लगता मुंबई और ज्यादा सस्ते में इनको वापस से अपनी टीम में शामिल करने को देखेगी। ऐसे में चेन्नई कहेगी कि अगर आप इनको नहीं रखना चाहते हैं तो हम टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि चेन्नई का आईपीएल 2024 में जो सबसे मेन टारगेट रहने वाला है वो यही है कि अच्छे पेसर्स को टीम में शामिल करना है। और सिर्फ पेसर्स नहीं, अच्छे फॉरेन पेसर्स को टीम में शामिल करना है, क्योंकि बैटिंग चेन्नई की कहीं ना कहीं फिर भी सेटल डाउन है। और स्पिनर के तौर पे तो लोग भरे पड़े हुए हैं, चाहे जडेजा हो गए, चाहे थिकशाना हो गए, चाहे मोइन अली हो गए, चाहे सैंटनर हो गए। तो स्पिनर्स की भी यहां पे कोई खास जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो बस एक ही चीज की, जैसा मैंने कहा, नॉन इंडियन पेसर्स की, क्योंकि इंडियन पेसर्स के तौर पे भी दीपक चहर है, तुषार देशपांडे हैं, सिमरजीत सिंह हैं। बस अगर चाहिए तो चाहिए एक ही तरीके के लोग, जैसा मैंने
कहा नॉन इंडियन खतरनाक पेसर्स। देखो स्टार कमिंस, इन लोग के पीछे तो ये लोग भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन भाई जितना बड़ा प्लेयर होता है उसके नाटक भी हमने देखे कुछ वैसे ही होते हैं, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बंदे होते हैं, क्योंकि भाई कब ये लोग वापस लौट जाए, कब इनको इंजरी हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे में जब आप थोड़े से यंगस्टर्स टीम में शामिल करते हो ना, जिनको ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे मौका नहीं मिला होता है, तो भाई वो लोग जान लगा देते हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आईपीएल में नहीं प्रूव करना होता है, बल्कि अपने देश में भी प्रूव करना होता है कि मैं एक अच्छा पेसर हूं, मुझको मेन टीम का हिस्सा बनाओ। ऐसे में रायली मेरेडिथ के पीछे भागना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। पर अब नंबर आता है चौथे प्लेयर का, जो कि है नन अदर देन ऋतिक शौकीन। देखो भले ही अभी मैंने कहा कि चेन्नई की टीम जो है ज्यादा स्पिनर्स के पीछे नहीं भागेगी, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि भागेगी ही नहीं। देखो ऋतिक शौकीन थोड़े उस तरीके के स्पिनर हैं जिस तरीके का स्पिनर चेन्नई के पास कोई भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं लेग स्पिनर की। अब भले ही ऋतिक शौकीन का जो पिछला सीजन था कुछ खास नहीं गया था, मात्र 20 लाख में उनको शामिल करा गया था, पर अगर देखें उनके स्टैट्स की तरफ तो 8 मैचेस में वो मात्र 3 ही विकेट ले पाए थे। पर भाई मैं पहले ही कह चुका हूं ना, उनका परफॉर्मेंस कैसा था या इस वक्त में उनका टाइम कैसा चल रहा है ये मैटर नहीं करता है। जब ये यंगस्टर्स धोनी और चेन्नई की छत्र छाया में आएंगे तो भाई आपको अलग ही तरीके से नजर आएंगे। बाकी स्पिनर्स धोनी को कितना पसंद है हम सब जानते हैं। अगर आपको भी थोड़ा बहुत हाथ घुमा के स्पिन कराना आता है ना, तो धोनी भाई जो हैं आपको वन ऑफ द मेन बॉलर्स बना देंगे टीम का। हमने पास्ट में भी देखा है कि धोनी जब इंडियन टीम के कैप्टन हुआ करते थे तो भाई पार्ट टाइमर से ऐसे विकेट निकलवाते थे, चाहे जाधव हो गए, चाहे मनोज तिवारी हो गए, चाहे आपके कौन हो गए, सुरेश रैना हो गए, और एक वक्त युवराज सिंह हो गए। हालांकि आज हम युवराज सिंह को जो 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था उसके लिए क्रेडिट देते हैं, लेकिन भाई हम कभी भी इस बारे में बात नहीं करते कि जिस तरीके से युवराज सिंह द बॉलर को एमएस धोनी ने यूज करा था, तो वहां पे धोनी का भी एक क्रेडिट बनता था। युवराज तो पहले भी थे ना धोनी के आने से, लेकिन क्या पहले के कैप्टनों ने युवराज सिंह की बॉलिंग को वैसे यूटिलाइज किया था? नहीं किया था। उनको बिल्कुल पार्ट टाइम बॉलर से वन ऑफ द मेन बॉलर बनाने के पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट जिसको जाता था वो कोई और नहीं, एमएस धोनी थे। पांचवा और लास्ट नाम जो इस लिस्ट में है वो है ट्रिस्टियन स्टब्स का। ट्रिस्टियन स्टब्स को आप में से शायद बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि भले ही स्टब्स ने आईपीएल में बहुत ज्यादा नहीं खेला है, पर साउथ अफ्रीका के लिए ठीक ठाक मैचेस खेल चुके हैं और भाई एक नंबर हिटर हैं। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, लेकिन मुझको बहुत दुख हुआ था कि इनको बहुत अच्छे से यूज नहीं करा गया था। मात्र 2 मैचेस में ही खेलने का मौका मिला था और शायद इसीलिए इनको रिलीज कर दिया गया, क्योंकि मुंबई को लगा कि भाई यहां इनका ज्यादा काम नहीं है। पर शायद मुंबई को मुझे लगता है ये भी लगा कि ये उतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। पर सत्य असल में ये है कि भाई भले ही थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी है, पर हिटर ना बंदा कमाल का है। अपनी मर्जी से लंबे लंबे छक्के ऐसे लगाता है कि आपको लगेगा भाई इसके लिए बहुत आसान है छक्के लगाना। लीग्स वगैरह क्या मैचेस देखेंगे स्टब्स के, तो भाई खड़े खड़े ऐसे स्टैंड्स के बाहर भेजता है ना बॉल कि जैसा मैंने कहा भाई चौक जाओगे। 160 की लगभग करियर स्ट्राइक रेट है बंदे की, ये यूं ही नहीं है। तो ऐसे में एक चीज कंफर्म है कि चेन्नई जो थोड़ा सा अपना मिडिल ऑर्डर संवारने को देखने वाली है सीजन में, राइडू वगैरह के जाने के बाद, ऐसे में स्टब्स को मिडिल ऑर्डर में अगर शामिल कर लेंगे तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि स्टब्स उन चंद प्लेयरों में से हो सकते हैं जो बहुत ही कम प्राइस में चेन्नई में आ सकते हैं और उनके मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी तो फिनिशिंग वाला काम तो कमाल का कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे प्लेयरों को भाई इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग यहाँ पे 30 यार्ड के बाहर खड़े हैं, कितने लोग बाउंड्री पे खड़े हैं, क्योंकि या तो ये छक्के के लिए जाते नहीं हैं, लेकिन जब छक्के लगाने के लिए जाते हैं तो भाई बाउंड्री से कम 30 मीटर आगे ही मारते हैं। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से इन 5 ही प्लेयरों में से कौन सा वो प्लेयर होगा जो आपको लगता है कि चेन्नई की
टीम में आके पूरे तरीके से बदल सकता है? और सेम टाइम पे क्या आपको लगता है कि चेन्नई आईपीएल 2024 को डिफेंड करने में कामयाब रहेगी? क्योंकि आईपीएल 2023 जो था वो चेन्नई का था, तो क्या इस बार चेन्नई टाइटल डिफेंड कर पाएगी? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जल्दी से जाके मात्र 1 सेकंड निकाल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं क्रिकेट वर्ल्ड की बहुत ही कमाल की बातें हम आपके लिए वहां लेके आते हैं। जो भी रीसेंट ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं वो तो लाते ही लाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज जो कोई और आपके लिए नहीं ला रहा है, खतरनाक रिसर्च करके क्रिकेट की हिस्टोरिक स्टोरीज, क्रिकेट के ऐसे स्टैट्स आपके सामने प्रदर्शित करते हैं कि आप भी कहेंगे भाई ये कब हुआ, ये तो साला पता ही नहीं चला। तो इसीलिए कह रहा हूं बिना टाइम वेस्ट करें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।